अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग सेकेंड ईयर का 10वां लेक्चर कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो पहला चैप्टर था यानी कि चैप्टर नंबर 11 हीट, उसी का ही आखिरी टॉपिक रह गया। बस ये फाइनल टॉपिक है और इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 11 हीट कंप्लीट हो जाएगा। और वो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये सवाल पेपर में कॉमनली दो तरीकों से आता है। पहला तो ये है, प्रूव दैट मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है कांस्टेंट प्रेशर पे, वो मोलर स्पेसिफिक हीट जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है उससे कुछ ज़्यादा है। यानी कि मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि Cp इज़ ग्रेटर देन Cv। और दूसरा कॉमन तरीका इसका आने का ये है कि सीधा सीधा देखा होता है, प्रूव दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का डिफरेंस लिया जाए मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ, तो वो बराबर आता है जनरल गैस कांस्टेंट के, जिसको हम R से शो करते हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको देख लेते हैं। सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं एक सिस्टम है कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पर है और हम उसे हीट कर रहे हैं। और हीट करेंगे तो क्या होगा, अगर उसका इनिशियल वॉल्यूम जो है वो V1 है तो फाइनल वॉल्यूम हीट होने के बाद यकीनन बढ़ेगा, कुछ इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी और फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा V2, यानी कि वो कुछ एक्स्ट्रा हाइट कवर कर लेगा H। सो जब हमने उसको हीट किया तो क्या हुआ, वो एक्सपेंड हो गया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें पता है बराबर होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यानी कि जितनी भी हमने हीट दी दो हिस्सों में कन्वर्ट होती है, इंटरनल एनर्जी राइज होती है और वर्डन करता है सिस्टम। तो ये एक आइसोबैरिक प्रोसेस है जिसमें हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा। जो प्रेशर हमने इनिशियली रखा हुआ था वो आखिर तक रखा। तो इसी वजह से जो हमने हीट दी है उसको हमने डेल्टा क्यूपी का नाम दिया है। डेल्टा क्यूपी वो हीट है जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे दी गई है। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अच्छा हाँ, एक और चेंज लाजमी आएगा कि हमें पता है इन आइसोबैरिक प्रोसेस जो वर्क डन है वो बराबर होता है पी डेल्टा वी के। प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा और वॉल्यूम के अंदर कुछ चेंज आया। यानी कि अगर मुझे फाइंड करना है डेल्टा वी, तो हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा वी बराबर आ सकता है इनिशियल जो वॉल्यूम था वो V1 था और फाइनल वॉल्यूम V2 था। तो हम क्या करेंगे, V2 माइनस V1, इससे हमें डेल्टा V पता लग जाएगा। यानी कि जो काम हो रहा है वो आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर ही हो रहा है। अच्छा, अब हम इस्तेमाल करते हैं डेफिनेशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब ये है, या पहले सिर्फ मोलर स्पेसिफिक हीट एट मोलर स्पेसिफिक हीट को देख लो, वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि एक मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन इंक्रीज कर दें। तो यहाँ पर भी जो फॉर्मूला लिखा हुआ है Cp इज इक्वल टू डेल्टा क्यूपी डिवाइड बाई एन डेल्टा टी। तो हमने कितनी हीट दी, यानी कि डेल्टा क्यूपी, और कितना मोल था तो स्मॉल एन से शो करा, और उसके टेम्परेचर में कितना चेंज आया तो वो हो गया डेल्टा टी। तो जनरली जो फॉर्मूला होता है C का डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, P इस वजह से आ गया ताकि याद रहे कि ये हम काम कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर। और यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने डेल्टा क्यूपी की वैल्यू पता कर ली। तो एन डेल्टा टी तो डिवाइड हो रहा था, Cp के साथ दोनों जाकर हो गए मल्टीप्लाई। अब अगर इस वैल्यू को मैं रख दूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यूपी की जगह पे आ जाएगा एन Cp डेल्टा टी, डेल्टा यू अपनी ही जगह पर है और पी डेल्टा वी भी अपनी जगह पर है। अब हम रुक जाते हैं और हम कह देते हैं ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम एक नया सिस्टम कंसिडर करेंगे और वो होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। यानी कि मैं उसे हीट करूंगा लेकिन वॉल्यूम को चेंज होने नहीं दूंगा। और याद रखो ऐसा एक प्रोसेस कहलाता है आइसोकोरिक प्रोसेस। देख लेते हैं एक आइसोकोरिक प्रोसेस। ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस है जिसमें मैंने इनिशियल वॉल्यूम V था बिफोर हीटिंग, और जो मैंने हीट कर दिया यानी कि मैंने उसे हीट दी डेल्टा क्यू V, तब भी उसका वॉल्यूम उतना ही रहा। तो कहाँ गई वो सारी की सारी हीट? तो ये बात कंफर्म है कि हम जितनी भी हीट देते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस में वो चेंज हो जाती है इंटरनल एनर्जी में। लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। और वर्क डन 0 होता है। जाहिर सी बात है जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमें पता है वॉल्यूम बराबर था पी डेल्टा वी के। तो जब डेल्टा वी ही 0 है यानी कि चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो वर्क डन भी हो जाएगा 0। अब अगेन हम डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हम इस्तेमाल करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्या है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम? फॉर्मूला सेम है, C बराबर है डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। लेकिन क्योंकि काम किया जा रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, यानी कि हम कर क्या रहे हैं,
हम किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं उसका वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए, और कितने मोल्स हैं तो n मोल्स हैं, और जितना टेम्परेचर का चेंज आएगा उसे डिवाइड करा देंगे। फिर हमने यही करा कि यहाँ से वैल्यू फाइंड कर ली डेल्टा क्यू वी की। तो डेल्टा क्यू वी की वैल्यू जो हमने फाइंड करी तो बराबर आ गया एन सी वी डेल्टा टी, एन और डेल्टा टी जाके मल्टीप्लाई हो गया सी वी के साथ। और अब हम क्या करने वाले हैं, इस डेल्टा क्यू वी की वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो क्या हो जाएगा, एन सी वी डेल्टा टी बराबर आ जाएगा डेल्टा यू के। फाइनली ये जो डेल्टा यू की वैल्यू आई है उसे हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। क्या थी हमारी इक्वेशन नंबर 2? हमारी इक्वेशन नंबर 2 ये थी, एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा वी। तो हमने क्या करना है, हमने डेल्टा यू की जगह पे वैल्यू पुट करनी है जो कि वहां पे हमने फाइंड की है। क्या वैल्यू फाइंड की है, डेल्टा यू बराबर है एन सी वी डेल्टा टी के। तो वहां पे हमने पुट कर दिया एन सी पी डेल्टा टी एज इट इज, डेल्टा यू की जगह पे आ गया एन सी वी डेल्टा टी, यहाँ पर आ गया पी डेल्टा वी। अच्छा, हमें पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो पी डेल्टा वी किसके बराबर आ जाएगा, एन आर डेल्टा टी के। क्योंकि अगर हम डेल्टा अप्लाई कर रहे हैं, एन कांस्टेंट है, जनरल गैस कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट है, तो जो डेल्टा है वो टाइम तो जो डेल्टा है वो सिर्फ और सिर्फ आएगा टेम्परेचर के साथ, तो वो हो जाएगा एन आर डेल्टा टी। तो एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी। तो हमने क्या करा, यहाँ से n और डेल्टा टी को हमने लिया कॉमन। जब हमने n और डेल्टा टी को कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया सी वी प्लस आर, और यहाँ पे n से n कैंसिल, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो क्या बचा, सी पी बराबर आ गया सी वी प्लस आर के। और अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, यानी कि प्लस का सी वी उस तरफ जाकर हो गया माइनस। तो जो दूसरे टाइप से ये क्वेश्चन आता है वो यही था कि प्रूफ करो सी पी माइनस सी वी बराबर है आर के, तो हमने ऐसा ही करा, सी पी माइनस सी वी बराबर आ रहा है आर के। और ये पता है ये आर क्या है, ये जनरल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 8.313 जूल पर मोल केल्विन। तो अगर आर एक पॉजिटिव वैल्यू है, हमने सीपी में से माइनस किया था सीवी और आंसर आया एक पॉजिटिव, तो अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो कंफर्म बात है बड़ी वैल्यू में से ही छोटी वैल्यू माइनस हो रही होगी, तो कंफर्म बात है हम ये लिख सकते हैं कि सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, सीपी सीवी से बड़ा है। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फाइनली सम अप कर दिया है हमने हमारा चैप्टर नंबर 11 हीट, ठीक है ना, और हर किस्म के टॉपिक को कवर कर लिया है जो कि थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड ईयर के अंदर मौजूद है। आई होप समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। तो तमाम लेक्चर्स देखने के बाद सेकेंड ईयर के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करके चैप्टर नंबर 11 को जो है वो आप लोग कंप्लीट कर लें, ठीक है ना, और उसकी बेहतरीन तैयारी करें। ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।